देवगुरु बृहस्पति यदि बलवान अवस्था में हो और कहां कहां हो पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद इस सूत्र को मैं समझाता हूं। तो लग्न में हो, जन्म कुंडली के चतुर्थ में हो, पंचम षष्ठ सप्तम में हो, अष्टम नवम दसम अथवा द्वादश में हो, इन सभी भावों में से किसी में देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में हो तो ऐसे जातक की रुचि जो है विशेष रूप से ज्योतिष के क्षेत्र में होगी। अगर ऐसा जातक प्रयत्न करे तो वो ज्योतिषी बन सकता है, अथवा ऐसे लोगों के भीतर घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास किसी न किसी तरह से अवश्य ही होता है, ऐसा देखने में आता है। अब जरा समझिए, यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न पंचम और नवम में है तो यह ज्यादा विचारणीय नहीं है, इसमें ज्यादा विचारने की आवश्यकता नहीं है। यह इस बात की सूचना है कि जातक ने पूर्व जन्म में साधना की है। देखिए, ज्योतिष में रुचि दो प्रकार से होती है। एक रुचि तो यह है कि आप सामने वाले को कोई बात कह दें और सामने वाले के लिए वो बात घटित हो जाए तो आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, ऐसा क्या है, मैंने कहा और सामने वाले की ये बात हो गई, कैसे हुआ ये जब देवगुरु बृहस्पति का लग्न से संबंध बनता है, विशेष करके लग्न पंचम और नवम में देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इन तीनों त्रिकोणों में कहीं हो, लग्न भी त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है, तो इनमें हो देवगुरु, तो ऐसे जातकों में एक चीज होती है। मैंने नवम वाले में तो और भी कई बातें आपको बताई हुई है, कैसे लोग दुआ छोड़िए बद्दुआ भी किसी का दे दे तो उसको फायदा हो जाता है। तो इन भावों में देवगुरु बृहस्पति के होने से जातक के अंदर पूर्व जन्म की साधना की ही प्रवृत्ति रहती है, जिसके चलते वो किसी के लिए कुछ भी कहे तो बातें घटित हो जाती हैं। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास गुरु इनमें से किसी भाव में हो तो ऐसे जातक का अंग स्फुरण या किसी न किसी तरह से स्वप्न के माध्यम से उनको घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। अब बारी आती है उन भावों की। ये तीन भावों के बारे में आप समझ लिया। यहां पर देवगुरु अगर हो तो जातक की बात सत्य सिद्ध होती है, ज्योतिष में उसकी रुचि भी होती है और घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास अंग स्फुरण इत्यादि के चलते उसको हो जाता है। चतुर्थ अष्टम और जन्म कुंडली के द्वादश में यदि गुरु हो तो ये जो तीनों त्रिकोण है, वैराग्य त्रिकोण, इस समय यदि देवगुरु हैं तो ये जातक के अंतर मन में स्वतः प्रेरणा उत्पन्न करा देते हैं। यानी देखिए, स्वतः प्रेरणा ऐसे नहीं होती, आप या तो पूर्व के कोई साधक हैं, साधना आपने किया हुआ है, या इस जन्म में आकर के आप, अब हर कोई इस जन्म में साधना तो नहीं कर रहा है लेकिन ये योग है तो घटित होगा। ऐसे जातक के अंदर घटने वाली घटनाएं कहीं ना कहीं उनके मन में आभास होने लगेगा, तो ये देव गुरु के चलते यानी अंतर मन में। अब यहां भी एक बात बता देता हूं, अंतर मन की बातें कई बार इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। अगर आप उस तरह के संस्कार, माहौल, धार्मिक वृत्ति इत्यादि वाले माहौल में नहीं रहे हैं तो अंतर मन में जो ये चेतना जागृत होने की मैं बात कर रहा हूं वो इतनी आसानी से नहीं उत्पन्न हो पाती। लेकिन अगर पूर्व का आपके ऊपर संस्कार है तो देवगुरु है तो ये पूर्व का ही संस्कार होगा, कहीं ना कहीं आपको आभास होगा, भीतर आपके ये चीजें उत्पन्न होने लगेंगी, जिसके चलते आपको ज्योतिष में भी दिलचस्पी होगी और घटनाओं का आभास आपको तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद जन्म कुंडली के और जो भाव बचे कौन कौन, तो षष्ठ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन तीन भावों में यदि देवगुरु हैं, षष्ठ, सप्तम और दसम, तो ऐसे जातकों में ऐसा नहीं है कि पूर्व की कोई शक्ति जागृत है, इनकी मेधा शक्ति बहुत जागृत होती है। यानी ये जो बाकी के पहले वाले मैंने दो बताए, जो पहला त्रिकोण था लग्न पंचम और नवम, दूसरा त्रिकोण मैंने वैराग्य त्रिकोण बताया, ये जो तीसरे वाले पॉइंट में तीन भाव मैं चर्चा कर रहा हूं जिसमें षष्ठ भाव है, सप्तम भाव है और दसम भाव है, इसमें जातकों की मेधा शक्ति बहुत जागृत होती है। मेधा शक्ति का क्या मतलब, आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा। देखिए, लोगों से मिलने जुलने से कई बार, अब एक उदाहरण से आपको बताता हूं, मैं ज्योतिषी हूं, मैं दिन भर अब लोगों से मिलता हूं। अब क्या होता है कि मिलने के दौर में अब तो लोग जानते हैं इस बात को बहुत हद तक जो मुझसे मिलते हैं कि अब वो क्या प्रश्न पूछेंगे, उनके मन में क्या विचार उत्पन्न होने वाला है, उनके कहने से पहले मैं बोल देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जागृत क्षमता जादू जागृत हो गई। असल में बड़ी संख्या में जब लोगों से मिला जाए तो ये चीजें जागृत हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं।
ये समझ में आने लगती हैं। तो ये जो 3 भावों के गुरु हैं, यानी कुंडली के षष्ठ, सप्तम और दशम वाले, ये जातक की मेधा शक्ति को जागृत कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो सामने वाले की चीजों का आकलन बड़ी जबरदस्त तरीके से कर लेता है। उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाती है कि वो अनुमान लगाता है और अनुमान उसका सत्य सिद्ध हो जाता है। अब इस तीनों भावों में जो मैंने चर्चा की, इसमें कहीं भी ज्योतिष की बात नहीं आई है। ज्योतिष शब्द का इस्तेमाल यहाँ कुछ इस कदर है कि आज के इस परिवेश में अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो और आप मेरे दर्शक हैं, तब तो आपको ज्योतिष में दिलचस्पी होनी ही होनी चाहिए। ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी जागृत तो हो ही जाएगी। तो इनमें से किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में हैं और बली अवस्था में हैं, तो आप आजमा लीजिए कि केवल ज्योतिष में दिलचस्पी नहीं होगी, संभवतः अब आप ज्योतिष अच्छे से सीख भी रहे होंगे और संभव है कि आगे आने वाले दिनों में आपको मैं ज्योतिषी के रूप में देखूं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि